वैसो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 17 ऑफ अप्रैल। आज का द न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन जो है वो काफी शानदार रहने वाला। नहीं, एडिटोरियल डिस्कशन नहीं है क्योंकि संडे है और संडे को होता है फंडे। यस आज आप लोगों का एडिटोरियल डिस्कशन नहीं होगा, पर लेकिन वो नहीं कहते कि किंतु परंतु अपितु, बल्कि आप लोगों के कुछ ऐसे आर्टिकल थे जो बचे हुए थे वो भी कवर करूंगा, और इसी के साथ में आज के न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो भी कवर करूंगा। तो डिस्कशन जो है बहुत शानदार रहेगा। तो संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे भी बनाएंगे, और आज ही के दिन जो है अगर आप लोगों को लगे कि जो भी चीज़ें आप लोग की बची हुई हैं उसको भी आप लोग रिवाइज कर ले कीजिए। संडे का और सैटरडे का दिन इन्हीं चीज़ों के लिए रखा कीजिए। इससे आप लोग की जो पढ़ाई है वो एक अच्छी डायरेक्शन में चलेगी, तो इससे आप लोग चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखिए, जिंदगी में ना दो चीज़ों का आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। एक तो इंसान कहता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, एक इंसान कहता है कि मैं समझ रहा हूँ। रियलिटी में अगर पढ़ाई के बारे में कोई आप लोगों से बोले ना, मैं बोलूँ कि यार आज तो बैठ के ना मैंने आधी किताब पढ़ डाली, वो पढ़ना हो गया। एक कहता है आज तो मैंने आधी किताब समझ डाली, वो समझना हो गया। रियलिटी में बोले तो समझना असली चीज होता है, पढ़ने का मतलब हो गया बस चाहे ऊपर से निकल गए आप लोग। एक फर्स्ट रीडिंग में बोल सकते हैं पढ़ना, पर लेकिन सेकंड रीडिंग जब भी आप लोग की लगे वो चीज़ें आप लोगों को समझनी चाहिए, तभी आप लोग चीज़ों को लेकर चल पाएंगे। वरना वही किताब है यार, आप लोगों को पता है एक ही किताब है, सब पढ़ रहे हैं। लक्ष्मीकांत हजारों ने पढ़ रखी है। अब देखो, पॉलिटी की जो मैंने वीडियो बना रखी है लक्ष्मीकांत की, वो लाखों लोगों ने देख रखी है, पर लेकिन कुछ ऐसे हैं कि उनको देखकर सिलेक्शन ले रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं कि वो बोल रहे हैं कि तो फालतू की चीज़ बना रखी है। ठीक है, वीडियो वही है, पढ़ाने वाला वही है। सेम अगर आज के लेक्चर की बात करूं, पढ़ाने वाला मैं हूं, ठीक है, पढ़ने वाले आप हैं। एक बच्चा ये कि इतनी शानदार तरीके से इसको सीख कर जाएगा लेक्चर को कि लगेगा वाह क्या क्या मजा आ गया सुनने में। एक कहेगा यार फालतू में टाइम पास चल रहा है। ठीक है, तो एक इंसान जो है उसका जो नेचर है चीज़ों को समझने का, वो यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो कितनी चीज़ें जिंदगी में अचीव करने वाला है। वही किताब लक्ष्मीकांत की लाखों लोग पढ़ते हैं, और एक इंसान ऐसा ही कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ता है एग्जाम में आ जाए, और दूसरा कहता है लक्ष्मीकांत ने किताब ही क्या लिख रखी है, फालतू किताब है। ठीक है, तो नेचर क्या है, नेचर आप लोग समझे यहाँ पर इंसान का, तो वो डिसाइड करता है कि क्या रिजल्ट आप लोगों का आने वाला है। वरना किताब और जो रिसोर्सेज होते हैं हमें तो हमेशा सेम रहते हैं, पर लेकिन पढ़ने वाले बदलते रहते हैं। तो इसलिए अगर अपना नेचर आप लोगों ने सही कर लिया तो जिंदगी में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। इसी के बारे में यहां पर बात बोली गई, बोला गया एन एटीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन इज मार्क ऑफ द सुपीरियर पर्सनैलिटी। यानी कि जिंदगी में ना आप लोगों को लगे ना कोई दिक्कत आ गई है, भाई साहब डबल पावर के साथ में बूस्ट अप करो। ठीक है, मतलब सामने वाले की ना, जो अगर आप लोग कोई कुछ ऐसे करना चाह रहा है कि आप लोगों को ना जिंदगी में एक तरीके से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ना होश धोदले हो जाने चाहिए कि हाँ यार ये कैसा इंसान है। उस तरीके से अपनी जिंदगी को रखो, हमेशा हार नहीं माननी है, जान चली जाए पर हार नहीं माननी है, वो वाला अपना नेचर रखो। फिर देखो जिंदगी जीने में कितना मजा आता है। एक बार अगर आप लोग किसी दिन मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन ने आप लोगों को कुछ उल्टी सीधी चीजें बोल दी, ठीक है, तो उस इंसान को याद रखो हमेशा कि हाँ इस इंसान को दिखाना है कि मैं चीज क्या हूं। तो इसका मतलब क्या होगा, आप लोग हमेशा अपने काम पर फोकस करेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूं उसको जाकर पीटना है, आप लोगों को हमेशा अपने बल्ले से जवाब देना है, अपने काम से जवाब देना है। जैसे नहीं सचिन तेंदुलकर, उसको कोई बोलते उल्टी सीधी चीजें तो बंदा कभी जाकर नहीं बोलता था, उसको अपने बैट से जवाब देता था। तो हमेशा अपना नेचर ऐसा रखो कि अंदर से शांत रखो, पर लेकिन काम में आप लोगों का बिल्कुल एक तरीके से नहीं खोए रहना चाहिए। आप लोगों को वो वाली जिंदगी आप लोगों को जीनी है। अगर इस तरीके से चलोगे तो शानदार तरीके से जिंदगी जीने में मजा आएगा। आज फ्रंट पेज पर यहां पर दे रखा है कि आम आदमी पार्टी जो है 30 दिन का रिपोर्ट कार्ड लेकर आई है कि 30 दिन में इनके द्वारा क्या क्या काम किए गए। तो ये इनके द्वारा यहां पर अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया गया। ये मुझे देखने के बाद में ऐसा लगा कि यार ये अच्छा आइडिया है। सोचो अगर हमारी कंट्री में सारी जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट है अलग अलग स्टेट के अंदर में, और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अगर साल में 12 बार अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आए कि इस महीने उन्होंने क्या है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी रहेगी। ये तो चलिए गवर्नमेंट की बात होगी, अगर आप लोग खुद का भी आप लोग रिपोर्ट कार्ड निकालें हर एक हफ्ते तो कैसा रहेगा। जैसे इस संडे से आप लोग स्टार्ट करिए, अगले संडे में मैं आप लोगों से पूछूंगा कि इस सप्ताह आप लोगों ने क्या किया है, क्या है आप लोगों का रिपोर्ट कार्ड, और फिर महीने के एंड में आप लोगों से पूछूंगा, तो आप लोगों को पता रहेगा कि हाँ इस सप्ताह के एंड में रिपोर्ट देनी है। तो आप लोग अपने काम को ढंग से करोगे, उसमें लापरवाही नहीं बरतोगे। तो आप लोग भी अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करा करो यार, क्यों नहीं किया जाए। ठीक है, तो ये अच्छा लगा मुझे। आप लोग बताइए इसके बारे में, यस या फिर नो। सारे के सारे राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी को जनता के सामने हर महीने का रिपोर्ट कार्ड रखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है इस महीने। तो इसमें जनता को भी जागरूकता आएगी कि हाँ गवर्नमेंट जो है यही स्टेप उठा रही है, और इसी के साथ में जनता जो है वो सरकार के साथ में अच्छे से कनेक्ट भी हो पाएगी। ऐसे यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं। तो ये अगर मंथली ये सारी चीजें देखने को मिलने लगे तो कैसा रहेगा। मतलब पर्सनली मुझे काफी अच्छा आइडिया लगा, अगर इस तरीके से मंथली हम लोग एक तरीके से अपनी जनता के सामने जाएं और ऐसी चीजें जनता के सामने रखें कि भाई साहब ये अचीवमेंट है हमारे इस महीने।
तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, येस या फिर नो। ठीक है, और बाकी अगर आप लोग यहाँ पर पंजाब से आते हैं तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोग एग्जाम में भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। और जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए ये एडवर्टीजमेंट है हालांकि गवर्नमेंट के, पर लेकिन इंपॉर्टेंट रहते हैं जिसके बारे में आप लोग कुछ समझना चाहिए। ठीक है, तो ये है बेसिक चीज़, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए माइंड में। अगर कोई भी डाउट होगा तो उसको दूर कर कर आप लोग को आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, काफ़ी डिटेल में कई सारी बातें डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो यहाँ पर नेक्स्ट जो आप लोगों का फेज में उसमें चलेगा, उसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ये है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में। इसमें बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जिससे आप लोग काफी कुछ समझ पाएंगे। इसी के साथ में अभी हमारी कंट्री में S-400 सिस्टम की डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर कुछ बातें मैं आप लोगों से करने वाला हूँ। तो ये एक साथ में कंबाइन करके डिस्कस करूंगा। इसके एंड में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। जैसे कि एक एक कर क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर एक तरीके से यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि थर्ड बेसिकली सिस्टम है जिसको बोलते हैं टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड सिस्टम, तो ये यहाँ पर कौन सी कंट्री का सिस्टम है। इसी के साथ में यूपीएससी में 2016 में पूछा गया ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ द केमिकल वेपन, तो इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा आर्टिकल से। देखिए आज की डेट में जो आर्टिकल आ रहा है ना मार्केट के अंदर, मान लीजिए आप लोगों ने ये आर्टिकल पढ़ लिया, ठीक है, आप लोग बोलो कि यार ये तो आर्टिकल काफी पुराना है, फिर से न्यूज में आ गया वो। ठीक है, आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था बेसिकली शाम वाली वीडियो में जो शाम को 8:30 बजे आई थी, उसमें एक बेसिकली मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, यूपीएससी में पूछा गया था। वो किसके बारे में था, वो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसको आप लोग BRI बोलते हैं, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का। उसके अंदर आप लोगों ने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखा था जो यूपीएससी के द्वारा 2016 में पूछा गया। उसमें क्या था इंटरेस्टिंग, मैंने क्या बोला उसमें, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था वो 2013 में लॉन्च किया गया, पर लेकिन जो उससे क्वेश्चन पूछा गया वो 2016 में पूछा गया यूपीएससी से। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप लोगों से प्रेजेंट टाइम में ना पूछी जा सके। आप लोग बोलो यार तो 2013 का क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा नहीं है भाई साहब, ये जो है अभी फिलहाल रिसेंटली न्यूज में बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, देखिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी थोड़ा साथ में लेकर चला जाए, तो आप लोगों के लिए भी यहाँ पर बेसिकली हिंदी में भी क्वेश्चन आप लोगों को डाल देता हूँ। जैसे यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर हिंदी में भी आप लोगों को क्वेश्चन वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिससे कि अगर आप लोगों को लगता है कि इंग्लिश में लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी वाला पढ़कर आप लोग जवाब दे दिया कीजिए। तो ये आप लोगों के लिए है ताकि आप लोग अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ओके, अभी मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करने वाला हूँ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में। हमारी कंट्री में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का एक कानून लाने की भी बात की, जिसके चलते काफी ज्यादा न्यूज में आ गया। इससे पहले ऑलरेडी कानून था, पर लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि पुरानी चीजें जो होती हैं वो टाइम के साथ में उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। हमारा संविधान भी, तो अगर हम बात करें तो हमारा संविधान इंप्लीमेंट किया गया था, आप लोग देख सकते हैं लगभग, आप लोग आज के दिन में अगर बात करें तो एक तरीके से मतलब अगर देखते जब से इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है, तो तब से लेकर अगर आज तक आप लोग देखोगे इसको, तो हमने 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने बेसिकली कुछ अपना पोर्शन इंप्लीमेंट कर दिया। 26 जनवरी 1950 से पूरा संविधान इंप्लीमेंट कर दिया। उसके बाद में अगर आप लोग जाकर देखोगे संविधान के अंदर जो संशोधन किए गए हैं, तो आज तक का 100 से भी ज्यादा संशोधन किए जा चुके हैं, जिसमें कई बार मैंने आप लोगों को पढ़ाए भी हैं। चलिए क्वेश्चन ही आप लोग बता दीजिए कितने संविधान में अब तक संशोधन किए गए हैं, लेटेस्ट को अगर आप लोग काउंट करके चलते हैं, तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा पाएंगे कि हमको कितने एक तरीके की चीजों में चेंजेस करने पड़ते हैं। ये सेम आप लोगों को लाइफ में भी करने पड़ते हैं। तो अगर कोई भी कानून पुराना हो गया है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर उसी के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो आप लोगों से अगर ये पूछ ले कि यहाँ पर ये जो शब्द यूज किया जा रहा है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये शब्द सबसे पहले किसने यूज किया और इसका मतलब क्या है यहाँ पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि एक तरीके से पूरी मास, पूरी जनता को डिस्ट्रॉय कर देना, ये क्या शब्द है और कहां से निकाल कर लेकर आया गया। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से यहां पर बन सकता है, तो इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। ये बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया है जो आप लोगों को स्पेन में देखने को मिलेगा। स्पेन एक कंट्री है यूरोप के अंदर में, जो आप लोगों को यहाँ पर मैप में देखने को मिलेगी। ये हो गया यहाँ पर स्पेन। स्पेन के बराबर में ये पोर्चुगल है, ये वही पुर्तगाल है जो सबसे पहले हमारे देश में आए थे। नाम सुना होगा वास्को डी गामा, ठीक है। किस ईयर में हमारे देश में आए थे आप लोग बताइए। जो बोलता है इंडिया की खोज कर दी, अबे तुमने क्या इंडिया की खोज कर दी, इंडिया पहले से ही था तुमने क्या खोज कर दी ठीक है, तुमको रास्ता मिल गया इंडिया तक जाने का, बस ये बोलो। तो यहाँ पर अगर आप लोग बात करेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मास मतलब बहुत सारी बड़ी जनता को एक तरीके से खत्म कर देना, तो ये इसका मतलब निकल कर आता है। पर लेकिन सबसे पहले यहाँ पर स्पेन के अंदर जब यहाँ पर जर्मनी और इटली के द्वारा बेसिकली एक तरीके से जो जनरल फ्रैंको थे उनके टाइम पर एक स्पेनिश वॉर चल रही थी, और ये जो स्पेनिश वॉर थी यहाँ पर 1937 की वॉर थी।
तो 1937 में यहाँ पर बेसिकली जो यहाँ पर मास को एक तरीके से मारा गया उस टाइम पर जो वेपन यूज करके, तो उस टाइम पर पहली बार जो चर्च थी इंग्लैंड की 1937 में, उसके द्वारा ये शब्द यूज किया गया कि यार ये तो एक तरीके से वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो गया, यानी कि बहुत सारी जनता को मारा जा रहा है। ये शब्द सबसे पहले यहां से निकल कर आया इंग्लैंड की चर्च से। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। और ये किस टाइम पर आया, किसके टाइम पर बोला गया, जब स्पेन वॉर चल रही थी, तो स्पेन की सिविल वॉर चल रही थी 1937 में, तो उस टाइम पर यहां पर ये सारी चीजें देखने को मिली। पर लेकिन कोई भी चीज ऐसी होती है, किसी ने बोल दी चलो समझ में आ गया कि यहां पर मास डिस्ट्रक्शन कर दिया, ये बिल्कुल ऐसा ही माहौल आप लोग को देखने को मिलेगा जैसा आज की डेट में आप लोग यूक्रेन के अंदर देखते हैं। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेजेंट टाइम पर यहां पर ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है वो किसके द्वारा पॉपुलराइज किया गया कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। तो याद रखिएगा यहां पर बात की जा रही है इराक वॉर के बारे में। जब इराक के अंदर जब बेसिकली वॉर चल रही थी यहां पर, उस टाइम पर जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था बेसिकली जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ठीक है, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब जो हैं उनके द्वारा यहां पर, और इसी के साथ में जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था टोनी ब्लेयर। ठीक है, तो यहां पर टोनी ब्लेयर, तो टीबी हो रखी थी इनको, तो इन दोनों के द्वारा मिलकर यहां पर इराक इन्वेजन के टाइम पर बोला गया कि इराक के अंदर में सद्दाम हुसैन साहब जो हैं वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बातें इनके द्वारा बोली गई। पर लेकिन रियलिटी में जब इसको चेक किया गया तो कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जैसी कोई चीजें देखने को मिली नहीं। पर हाँ, इन्होंने बोल बोलकर पूरे मजे लिए कि हाँ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि फालतू की अफवाह उड़ाने की कोशिश यहां पर की जाती है। अगर यहां पर कुछ ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाती है तो ये आप लोगों को यहां पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक शब्द यूज किया जाता है कई बार, जिसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा आगे भी। ये जो शब्द है जैसे CBRN, तो ये CBRN का मतलब क्या है, कई जगह आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और कई बार यहां पर NBC भी लिखा हुआ मिल जाता है। NBC मतलब यानी कि यहां से आप लोग N हो गया और ये B हो गया, C हो गया, R हटा दिया बस यहां से। तो ये शब्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इन शब्द का मतलब क्या होता है अगर मैं आप लोगों से पूछने लगूं, तो ये अलग अलग शब्द से निकलकर बने हुए हैं। जैसे C का मतलब क्या हो गया, केमिकल वेपन, B का मतलब क्या हो गया, बायोलॉजिकल वेपन। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो शब्द यहां पर निकल कर आते हैं, ये आप लोगों को अलग अलग से शब्द जो हैं वो थोड़ा सा याद रखना है, जिससे कि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। और कई बार आप लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन डाल देते हैं। R का मतलब होता है बेसिकली रेडियोलॉजिकल डिवाइस या फिर वेपन बोल सकते हैं, और N का मतलब होता है न्यूक्लियर वेपन। तो ये अलग अलग शब्द से निकालकर यहां पर बनाया गया है। और इसी के चलते जो मैंने भी आप लोगों को बताया कि यहां पर कई बार एक शब्द और यूज किया जाता है, जिस शब्द का जो शॉर्ट फॉर्म है उसको बोलते हैं NBC। NBC मतलब N से न्यूक्लियर, B से बायोलॉजिकल और C से केमिकल वेपन। तो ये जो बायोलॉजिकल, केमिकल और ये वेपन के बारे में जो बात बोली गई, ये अलग अलग तरीके के वेपन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसमें अलग अलग चीजें यूज की जाती है। अब वो अलग अलग चीजें क्या है मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ओवरव्यू देता हूं। जैसे न्यूक्लियर वेपन में अगर आप लोग बात करेंगे, आप लोगों को याद होगा हिरोशिमा और नागासाकी जापान के ऊपर यहाँ पर वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर बॉम्ब गिराए गए। किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा। तो वो एक तरीके का न्यूक्लियर बॉम्ब था। वहां पर एक तरीके से बहुत ही बड़ा विस्फोट भी होता है और फिर यहाँ पर उसकी रिएक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने नजर आते हैं। तो जो एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया यहाँ पर, उसके चलते दिक्कतें देखने को मिली। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो वेपन है यहाँ पर, एक उसका भी आइडिया यहाँ पर दिया गया है थोड़ा सा। ठीक है, दूसरा होगा यहाँ पर रेडियोलॉजिकल वेपन। ये क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल बेसिकली यहाँ पर यूज किया जाता है, जो कि दूसरों को, लोगों को बर्बाद करने के काम आता है। एक बार रेडियो एक्टिव मटेरियल निकल गया तो वहां पर लोग जो है बच्चे विकलांग पैदा होंगे, लोगों की जो है बॉडी में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, तो लोगों को काफी ज्यादा इन्फेक्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। केमिकल वेपन क्या होता है, कहीं पर गैस छोड़ दी, जैसे सेरीन गैस का नाम सुना था आप लोगों ने कि सीरिया के अंदर यूज की जा रही है, उनके जो लीडर हैं उनके द्वारा, जो अपोजिशन या फिर जो प्रोटेस्टर हैं उनको दबाने के लिए। ठीक है, तो सेरीन गैस का यहाँ पर आप लोगों को नाम देखने को मिलता है उस टाइम पर। ठीक है, तो बशर अल असद के द्वारा यूज की जा रही है सीरिया के अंदर, ऐसी बातें देखने को मिली। बायोलॉजिकल वेपन क्या होता है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा कोरोना के बारे में, तो कोरोना जो है ये बोला गया कि चाइना का बायोलॉजिकल वेपन था लोगों को मारने के लिए। तो कोई बैक्टीरिया छोड़ देना हवा में, कोई ऐसी चीजें गैस छोड़ देना कुछ इस तरीके से ना, कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई वायरस हो गया इस तरीके से, जो कि लोगों को ले डूबे। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये भी कई बार वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के तौर पर यूज किया जा सकता है। अगर बोला जाए चाइना ने अगर मान लीजिए ऐसा कोई वायरस बना रखा था, तो मोटे मोटे तौर पर आप लोग बोल सकते हैं कि चाइना ने दुनिया भर के लोगों को धरती पर से खत्म कर दिया। अब बात करें उसने वो कैसे किया है, वो एक अलग बात है। वो यहाँ पर गलती से आ गया, निकल कर नेचुरली आ गया, उसके बारे में अभी रिसर्च और स्टडी चल रही है। पर इन रियलिटी अगर आप लोग बात करोगे तो ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो गया, अगर इसको ढंग से कोई अंडरस्टैंड करेगा। तो ये 4 पॉइंट जो है वो आप लोग याद रखिएगा। अब मैं बात करूंगा अपने देश के बारे में। हमारे देश में जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लेकर अभी यहाँ पर अमेंडमेंट बिल लाया गया,
तो इससे पहले हमारे देश में जो कानून हुआ करता था वो 2005 का हुआ करता था, तो उसको अपग्रेड करने की यहाँ पर बात की जा रही है और एक नया बिल हम लोग लेकर आए हैं जिसको हम लोग एक्ट बना रहे हैं। तो ये हमारी कंट्री में एक नया कानून होगा। ये जो नया कानून होगा ये कई सारे एरिया पर फोकस देकर चलने वाला है। जैसे कि अगर कोई मटेरियल यूज करता है, इक्विपमेंट यूज करता है, फिर टेक्नोलॉजी यूज करता है यहाँ पर बेसिकली वेपन को बनाने के लिए या फिर उसको सेल करने के लिए, तो उसके ऊपर कंट्रोल करेगा यहाँ पर। ये मतलब क्या हो गया, मतलब सीधा सीधा यहाँ पर ये हो गया कि कोई भी ऐसा सामान जो कि यहाँ पर दुनिया में जनता को नुकसान पहुंचा सकता है उसको रोकने की भरपूर कोशिश की जाएगी। तो इसके चलते यहाँ पर ये बिल जो है ये हमारे देश में लेकर आया गया है। तो ये जो आर्टिकल है यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स, जीएस पेपर 3 और सिक्योरिटी एंड इंटरनल्स जो यहाँ पर बेसिकली इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू भी आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो यहाँ पर हमारी कंट्री में बिल अभी पास किया गया, इससे पहले यहाँ पर था द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन द डिलीवरी सिस्टम प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी। तो ये आप लोगों को देखने को मिलता था। अब कल को चलकर कोई ऐसी दुर्घटना न देखने को मिल जाए तो उसको रोकने का पूरा तरीका यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो होती है फंडिंग। यानी कि मान लीजिए अगर कल को कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यहाँ पर लेकर आ रहा है, मान लीजिए सारे सिस्टम तैयार किया जा रहा है, इसके लिए कहीं से तो पैसा आया होगा ना, किसी ने तो यहाँ पर फंडिंग दी होगी। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि उस फंडिंग को रोका जाए जो यहाँ पर इसको सपोर्ट कर रहा है। अगर फंडिंग रुक गई तो फिर सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर रुकती हुई नजर आएंगी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है अगर बिल के अगर आप लोगों को बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर फाइनेंसिंग, यानी कि ऐसी चीजों को फाइनेंस कौन कर रहा है, पैसा कहां से निकल कर आ रहा है, और उनके पास में जो भी फंड है अगर कोई ऐसी हरकतें कर रहा है तो उनका सारा फंड जो है वो फ्रीज कर लिया जाए, अटैच कर लिया जाए सारा फंड, कोई भी फंड यहां पर बचना नहीं चाहिए। तो इसको प्रोहिबिट करना है, फाइनेंसिंग को कोई फाइनेंस ना करे और पैसा कोई प्रोवाइड न करा पाए, यानी कि ऑलरेडी जो फंड है उसको फ्रीज कर लो और आगे से भी जो प्रोवाइड करा रहा है उसके ऊपर भी नजर रखो और जो भी ऐसी हरकतें कर रहा है उसको पकड़कर वहीं घुमा घुमा कर मारो, ठीक है, पटक पटक कर मारो अगर कोई ऐसी हरकतें कर रहा है कि मास को डिस्ट्रॉय करने का काम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर इस बिल का ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। आप लोगों को पता है एक पर्टिकुलर कानून है जिसे FATF आप लोग बोलते हैं, ठीक है, कानून का एक ऑर्गेनाइजेशन आप लोग बोल सकते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, FATF। ये क्या काम करती है, ये ही काम करती है कि यहाँ पर एक तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकती है और दूसरा यहाँ पर टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकती है, यानी कि टेररिस्ट को कोई फाइनेंस ना करे, टेररिस्ट तक कोई पैसा ना पहुंचे। जैसे पता है यूएसए के अंदर में जब यहाँ पर एक बिल्डिंग है पर्टिकुलर, ठीक है, उसके अंदर से यहाँ पर जब पूरा जहाज निकाला गया तो लगभग 3,500 के करीब लोगों की जान चली गई। तो एक तरीके से यहाँ पर किसी ने पैसा दिया होगा जहाज को खरीदने के लिए, वरना टेररिस्ट के पास में पैसा कहां से आता है। तो ये कौन ऐसे काम करता है यहाँ पर जो यहाँ पर इस तरीके की हरकतें करता है, तो याद रखिएगा ये होते हैं नॉन स्टेट एक्टर, यानी कि कोई अलग से ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कोई एनजीओ होगी, कोई सिविल सोसाइटी होगी, ऑर्डिनरी लोग भी हो सकते हैं यहाँ पर। ये एक तरीके से कोई टेररिस्ट हो गया जो यहाँ पर एक तरीके से जो गवर्नमेंट के अलावा यहाँ पर कोई इस तरीके का अगर सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में काफी सारे नॉन स्टेट एक्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो काम करते हुए नजर आते हैं। तो ये नॉन स्टेट एक्टर जो होते हैं वो वहां से पैसा प्रोवाइड कराया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये दुर्घटना देखने को मिलती है। अभी अगर बात करें यहाँ पर जैसे बात करें यहाँ पर एफर्ट क्या है यहाँ पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रोकने के लिए, तो यहाँ पर जो यहाँ पर बात करें न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी 1968 की है, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972 का है, केमिकल वेपन कन्वेंशन 1993 का है। तो ये ऑलरेडी ऐसी ट्रीटी है। इनमें से जो पहले वाली ट्रीटी है जो कि यहाँ पर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, इंडिया ने उसको साइन नहीं किया, इंडिया उसका पार्ट नहीं है। बाकी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन और इसी के साथ में केमिकल वेपन कन्वेंशन का इंडिया पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले पूछा जा चुका है, आगे भी एग्जाम में पूछ ले जाए तो ये मत बोलना कि सर क्वेश्चन कहां से बन गया ये, ठीक है, तो यहां से बन गया। अगर थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, तो इसलिए चीजों को रिवाइज करते हुए आप लोग चलो। देखिए जो आप लोग अगर रेगुलर प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं ना, जैसे कोई आर्टिकल बच गया, अभी आप लोगों को पता है कल मैंने श्रीलंका वाला आर्टिकल डिस्कस किया था आप लोगों से, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो रेगुलर अगर आप लोग प्रॉपर वे में डिस्कशन सुनेंगे तो कुछ भी आप लोगों की चीजें जो हैं वो बचने वाली नहीं है, रेगुलर आप लोगों को सारी चीजें कवर होती नजर आएगी। तो ये चीजें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा और फीडबैक जरूर दिया करो कि लेक्चर आप लोगों को कैसा लग रहा है, तो उससे मुझे पता चलता है कि आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं या फिर कोई डाउट है तो आप लोग लेक्चर को लाइक या फिर डिसलाइक कर बता सकते हैं और इसी के साथ में अपना कमेंट भी छोड़ सकते हैं कि हाँ ये चीजें चेंज की जा सकती हैं और ये चीजें सही हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो कभी भी केमिकल ऑफ जो वहां पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में कोई आप लोगों से पूछे तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि हमारे देश में भी इसके लिए कानून लेकर लाया जा रहा है और इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। कल को चलकर यहाँ पर इसके लिए कोई फाइनेंसिंग न करे, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर पैसा इनके पास में पहुंच गया फिर तो फिर बोलने वाली कोई बात ही नहीं रहेगी, जो चाहिए था वही मिल गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको रोकने की कोशिश की जाती है। अगर एक और इंपॉर्टेंट बात करूं तो यहाँ पर हमारी कंट्री के तो बारे में हम लोगों ने पर्सनल बात करी ली, इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर आप लोग बात करेंगे ना तो यूनाइटेड नेशन भी इसके ऊपर काम करता है, ठीक है। तो यूएन भी यहाँ पर इसके ऊपर काम करता है और यूएन के अंदर में यहाँ पर UNSCR, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन
तो ये यूएनएससीआर लाया गया था, ये लाया गया था 1540। तो यहां से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये क्या है। इसका मतलब ये है कि जो भी नॉन स्टेट एक्टर बढ़ रहे हैं तो उनके पास में पैसा ना जाए, उनके पास में मटेरियल ना जाए, उनके पास में टेक्नोलॉजी ना जाए। यानी कि जो नॉन स्टेट एक्टर हैं अगर इनके पास में पैसा चला गया, टेक्नोलॉजी चला गया, यहाँ पर इनके पास में अगर यहाँ पर कोई भी इस तरीके का सपोर्ट चला गया तो ये कल को चलकर अपने फायदे के लिए किसी को भी चीजें बेच सकते हैं। तो यहाँ से भी दुनिया को काफी बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो ये भी बात यहाँ पर समझने वाली है। तो ये बातें यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अब क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूं कौन सी आंसर देता है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन यहाँ पर बेसिकली एक आप लोगों से पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए। यहां पर बात की जा रही है कि इंडिया जो है वो किसका पार्ट है, ये आप लोगों को बताना है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972 और केमिकल वेपन कन्वेंशन यहां पर 1993। अगर आप लोग स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, ये यहां पर अलग लिख देगा और ये अलग लिख देगा और बोलेगा इसका मैच करके दिखाओ। तो सबका अपना अपना तरीका है क्वेश्चन पूछने का, पर आप लोगों को एग्जाम जो है वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो ना छोड़कर टॉपिक को ऐसे तैयार करना है कि क्वेश्चन कैसे भी पूछ लो भाई साहब तुम। हम ना यहाँ पर बिल्कुल कमर कस के आए हैं, सेल्वी फैमिली मेंबर है, हम इसको तोड़कर ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो वो वाली बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, यानी कि क्वेश्चन को ऐसे तैयार करो, टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि उसके शाम दाम दंड भेद सारे निकल जाएं। तो इस तरीके से देखना है। तो आंसर सही क्या होगा यहाँ पर अगर बात करें, ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर आप लोग को बताना है। तो सही आंसर है यहाँ पर बी 2 and 3। मैंने अभी आप लोग को बताया था कि इसका पार्ट हम लोग नहीं है यहाँ पर, ये ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया। आप लोग अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं ऐसे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला बोला गया यहाँ पर, और ये कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से अगर इसको देखिएगा, बोला गया ऑर्गेनाइजेशन फॉर जो प्रोविजन ऑफ द केमिकल वेपन है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोला गया। तो यहाँ पर क्या क्या बातें की जा रही है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों को सुनकर चलना है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं OPCW, ठीक है। तो OPCW क्या है यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन फॉर केमिकल वेपन एंड प्रोविजन। ये आप लोगों को इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बता देता हूं अगर कल को क्वेश्चन बने। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आप बनाई गई थी 1997 में, यानी कि ज्यादा पुरानी नहीं है, ये 1997 में बनाई गई कि हाँ केमिकल वेपन वगैरह यूज नहीं होना चाहिए। तो इसका स्टाफ जो है ये काफी अच्छे से काम करता है। यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को नीदरलैंड हेग के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नीदरलैंड हेग के अंदर इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को नजर आएगा। और ये जो है बेसिकली अभी इस ऑर्गेनाइजेशन का जन्मदिन भी आ रहा है, 29 अप्रैल को ये बनाई गई थी, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पर न्यूज में भी रहती है, ठीक है, कई बार केमिकल वेपन की वजह से। अभी क्वेश्चन यहाँ पर ये, अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बना दी और वो बोल रही है कि वो केमिकल वेपन को यूज करने से रोकेगी। केमिकल वेपन मतलब रासायनिक जो भी आयुध निषेध संगठन है बेसिकली उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो कोई भी ऐसा चीजें हैं तो ये इंटरनेशनल लेवल की है, तो ये इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ में मिलकर काम करेगी, अकेली कंट्री के साथ में ओनली, ठीक है, कि हाँ उस कंट्री कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ में मिलकर काम करेगी। तो ये कॉमन सेंस हो गया कि इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कंट्री के साथ में काम करेगी, ना कि किसी पर्टिकुलर ऐसे कि हाँ चलो ठीक है इसके साथ में मिलकर काम कर लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि OPCW के बारे में बोला गया, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इन वर्किंग रिलेशन विद नाटो और WHO। तो बोला गया ये एक इसकी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो NATO है और WHO जो मिलकर काम करते हैं, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया ये मॉनिटर करती है केमिकल इंडस्ट्री टू प्रिवेंट द न्यू वेपन फ्रॉम द जो एमर्जिंग, यानी कि कोई नया वेपन ना जाए मार्केट में, पता चला फिर किम जोंग उन जो है वो नया वेपन लेकर आ गए और भाई साहब ये लो धड़ाधड़ चल रहा है, पता क्या किसको पता नहीं है कि कौन सा वेपन है, बस भाई साहब मजे ले जा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में प्रोवाइड करता है असिस्टेंट टू प्रोटेक्ट किया जाए जो स्टेट या फिर पार्टीज को अगेंस्ट केमिकल वेपन थ्रेट, यानी कि केमिकल वेपन की कोई थ्रेट देखने को नहीं मिले। तो ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पज क्या होगा, सोसाइटी का वेलफेयर होना चाहिए, अच्छी बातें होनी चाहिए, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो NATO जो है वो ऑलरेडी एक मिलिट्री ग्रुप है, अगर उसके साथ में मिलकर काम करेगी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या आप लोगों को लगता है ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर इसका एक्सेप्टेंस हो गए यहाँ पर, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट अगर समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ पर जो गलत है यहाँ पर, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर पहली स्टेटमेंट गलत होगी तो इसका मतलब पूरा आंसर ही आ गया आप लोग यहाँ पर निकल कर। तो कॉमन सेंस अगर आप लोग यूज कर पाते हैं, एलिमिनेशन मेथड अगर आप लोग यूज कर पाते हैं, तो ये समझो प्रीलिम्स जो है वो आप लोगों के हाथ में आप लोगों को रखा हुआ मिलेगा। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, वहां पर आप लोगों को थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर जरूर चलना पड़ेगा, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूंगा। बात की जा रही है किसके बारे में, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड डिफेंस, जिसको थार्ड बोलते हैं। 2018 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया, इतना आसान सा। देखिए आप लोग, बोला गया इजराइल का सिस्टम है, इंडिया का एंटी मिसाइल प्रोग्राम है, अमेरिका का एंटी मिसाइल प्रोग्राम है, या फिर एक डिफेंस कोलैबोरेशन है जापान और साउथ कोरिया।
तो आप लोग खुद ही बता दीजिए मैं क्या एक्सप्लेन करूँ इसके बारे में। तो ये है बेसिकली इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताना है कि इजराइल का क्या सिस्टम है, चलिए आप लोग बताइए। अभी कुछ दिनों पहले बहुत ज्यादा न्यूज में था और मैंने पढ़ाया भी था। और ये सिस्टम किसका है, ये है बेसिकली अमेरिका का। जैसे ये वाला अमेरिका का सिस्टम हो गया जिसको आप लोग थार्ड बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कोई इनकमिंग थ्रेट है, यानी कि कोई मिसाइल आ रही है और इनको लग रहा है ये मिसाइल जो है हमको बर्बाद करने वाली है, तो यहां पर रडार उसको डिटेक्ट कर लेगी, अच्छा ये मिसाइल आ गई है, ठीक है। फिर यहां पर कंट्रोल सिस्टम होगा, उसको सिग्नल भेजेगा और वो लॉन्चर को बोलेगा कि लॉन्च कर दो, और यहां पर कई सारी मिसाइल जाएंगी और हवाई हवा में इस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर साइड में बैठ जाएंगी, यानी कि इसको खानी खत्म कर देंगे हवाई हवा में, धरती पर इसको नहीं गिरने दिया जाएगा। तो यह थर्ड, इसी का जो ये पावरफुल सिस्टम जो थर्ड मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, इसी का ऑल्टरनेटिव है रसिया का सॉरी रसिया का S-400 सिस्टम। ये S-400 सिस्टम ही ऐसा सिस्टम है जो कि यहां पर एक तरीके से ज्यादा ताकतवर सिस्टम है, ये माना जाता है अमेरिका के थार्ड से, और इंडिया इसी को खरीद रहा है। यहां पर अभी ये चाइना ने भी खरीदा था, तो इसके चलते चाइना के ऊपर काटसा लगा दिया, किसने, यूएसए ने। काटसा क्या है, ये उनका एक एक्ट है, अपना कानून है, अपनी दादागिरी दिखाते हैं। इंडिया ये बोल रहे थे, एस शंकर साहब से पूछा गया कि काटसा से आपको डर नहीं लगता, कह रहा है थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया इसका, उसका मतलब जो है काटसा यार तुम्हारा खुद का एक कानून है, ये थोड़ा ना कि ये मतलब ये यूएन ने कानून बना रखा है। अब तुम काटसा बनाओ, चाहे मार्टसा बनाओ, चाहे चार्टसा बनाओ, अब हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उस चीज से। अब हम तो उस चीज को फॉलो करेंगे ना जो इंटरनेशनल लेवल पर बनी है, यूएन ने कोई बना दी, आईएमएफ ने कोई चीज बना दी, डब्ल्यूटीओ ने कोई चीज बना दी, वो समझ में आता है, हम लोग उसको फॉलो करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप काटसा बना के चले गए 2017 में, अब भाई साहब हम क्यों फॉलो करें उसको, तुमको सैंक्शन लगाने लगा लो, हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि सबसे बड़ी दिक्कत पता है कि आज के दुनिया में वो है डिपेंडेंसी, एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंसी देखने को मिल रही है, उसकी वजह से यहां पर ये प्रॉब्लम निकल कर आती है, तो उसकी वजह से यहां पर कई बार ये न्यूज में रहती है, ठीक है चीजें। तो आप लोग याद रखिएगा S-400 सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा जैसे यहां पर ये थर्ड सिस्टम काम करे, जिसके बारे में भी आप लोगों को बताया, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसी के चलते हम लोगों ने यहां पर 3 क्वेश्चन भी देख लिए जो कि एग्जाम में पूछे गए, जिनमें से 2 क्वेश्चन में जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो टॉपिक को बिल्कुल ऐसे तैयार करके जाना है आप लोगों को कि एक तरीके से कि कहानी खत्म हो जाए, क्वेश्चन ये ना लगे कि आप लोगों के ऊपर बैठा है, आप लोग क्वेश्चन के ऊपर चढ़कर बैठ जाओ, ठीक है। तो ऐसा तरीका यहां पर होना चाहिए, ओके। तो काफी बेसिक सी चीज थी, कोई भी डाउट होगा तो बताएगा जरूर, उस डाउट को जो है वो दूर किया जाएगा। एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो निकल कर आ रहा है और जो बार बार घूम कर आ रहा है, आज के भी न्यूज़पेपर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंडिया के वीट एक्सपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, गेहूं का एक्सपोर्ट करना, ठीक है। और ये क्यों न्यूज में आ रहा है बार बार, क्योंकि आज की डेट में जो रसिया और जो यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसकी वजह से यहां पर काफी ज्यादा न्यूज में आ रहा है। क्यों, क्योंकि रसिया एक ऐसी कंट्री है जो दुनिया में काफी लार्ज स्केल पर जो है वीट एक्सपोर्ट करती है। दुनिया में 18% अगर वीट के बारे में बात की जाए तो ये माना जाता है कि वो रसिया एक्सपोर्ट करती है, रसिया, ठीक है। इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो रसिया जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वीट है, अगर बात करें 18% इंटरनेशनल लेवल पर। और इंटरेस्टिंग बातें हैं, अगर रसिया और यूक्रेन को दोनों को आप लोग कंबाइन कर दो और पूछो कि दोनों मिलकर कितना एक्सपोर्ट करते हैं, तो 25% एक्सपोर्ट जो है यहीं से निकल कर आते हैं। यानी कि दुनिया में 1/4 अगर पूछे गेहूं जो है वो कहां से आता है वर्ल्ड में जो एक्सपोर्ट किया जाता है, वो रसिया से आता है, अब और यूक्रेन से मिलाकर। अब पता चला दोनों आपस में सर मिलाकर बैठ गए, दोनों के सर भिड़ गए आपस में। अब जब दोनों के सर आपस में भिड़ गए तो यहां पर ऑल्टरनेटिव क्या होगा, कौन गेहूं बेचेगा, तो वही गेहूं बेचेगा ना जिसके पास में अच्छा खासा सरप्लस में गेहूं रखा है। तो ये है बेसिकली इंडिया, यानी कि है अपनी प्यारी कंट्री जहां पर हमारे पास में सरप्लस में गेहूं रखा है, तो हमको लगा अपॉर्चुनिटी, चलो यार बेचते हैं इसको। तो ये टॉप 5 कंट्री अगर आप लोगों से पूछ ले दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाली कौन सी है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यहां पर रसिया पहले नंबर पर, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है वो है कनाडा, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्रांस, और 5वें नंबर पर जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है वो है यूक्रेन, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन कई बार बन सकते हैं। और जितना वीट एक्सपोर्टर जो है वो न्यूज में आ गया, तो क्वेश्चन बनना कोई बड़ी बात नहीं है यहां पर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले रसिया, दूसरे नंबर पर यूएसए, तीसरे नंबर पर कनाडा, चौथे नंबर पर यूक्रेन, और चौथे नंबर पर फ्रांस, और 5वें नंबर पर यूक्रेन। एक और इंपॉर्टेंट बात अगर ज्यादा याद न रहे कि यार कैसे कैसे याद रखा जाए, तो वो कंट्री जो एरिया वाइज काफी बड़ी है और पॉपुलेशन काफी कम है। जैसे कि रसिया एरिया वाइज कितनी बड़ी कंट्री आप लोग देखते हैं, तो गेहूं लगा दिए और उगा दिए और भाई बेचो बैठ के आराम से। अब यहाँ पर यूएसए भी काफी बड़ी कंट्री देखने को मिलेगी एरिया के पॉइंट ऑफ से, और कनाडा भी। तो ये वो कंट्री है जहां पर गेहूं जो है अच्छा खासा उगाया जाता है, पर लेकिन इनके अंदर इतनी जनता नहीं है
कि ये सारा गेहूं जो है वो खा सके। अब हमारे देश के अंदर, चाइना के अंदर इतनी पॉपुलेशन है, हम अपना ही पूरा कर ले वही बहुत बड़ी बात है। पर लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर आया गया था, जिसकी वजह से काफी लार्ज स्केल पर हम जो है वो गेहूं एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो हम आज की डेट में काफी अच्छे लेवल पर गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से आज को एक अच्छा एक एरिया में आप लोगों को चीज देखने को मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो गया। अब दुनिया में सबसे ज्यादा खरीदने वाला देश कौन सा है? वो है इजिप्ट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। दुनिया में सबसे ज्यादा बिगेस्ट जो इंपोर्टर है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो गेहूं खरीदने वाला है वो है इजिप्ट, ठीक है। और यहां पर अगर बात करें सबसे ज्यादा रसिया और यूक्रेन से कौन खरीद रहा था? सबसे ज्यादा गेहूं अगर बात करें रसिया और यूक्रेन से खरीद रहा था तुर्की, ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा इजिप्ट खरीदता है और रसिया और यूक्रेन से तुर्की खरीद रहा था लगभग 74% के करीब। अब इनकी दोनों की लड़ाई होगी और इनको खाना चाहिए, भूखे तो ये मरेंगे नहीं। ये बेसिकली अगर बात करें गेहूं की रोटी खाने वाले इंसान है। तो उसी के चलते अभी बात की जा रही है कि हमारी कंट्री के जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है पीयूष गोयल साहब, उन्होंने इजिप्ट के साथ में यहां पर बातें की कि तुम उनको भूखा नहीं मरने देंगे, ठीक है। तो इजिप्ट ने बोला यार इंडिया थोड़ा हेल्प करो, तो इंडिया ने बोला टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अपन भेज रहे तेरे को वो जहाज में भर भर के गेहूं और खूब खाने का और सोने का मजे में, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में जो तुर्की है वो भी आगे आप लोगों को काम करता नजर आएगा। हालांकि तुर्की जो है हमसे चिढ़ता है ज्यादा, तो हमसे नहीं खरीदेगा, वो पाकिस्तान से खरीदेगा, ठीक है। अब पाकिस्तान से खरीदेगा वो एक अलग बात है, चलो जो भी है। पर लेकिन अपनी कंट्री से हो सकता है कि ज्यादा गेहूं वगैरह ये न खरीदे। अब इंडिया के बारे में अगर आप लोगों से बातें करें, अगर बात करें इंडिया जो है वो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, गेहूं का, ठीक है। पर लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हमारी पॉपुलेशन भी वर्ल्ड में दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। तो पहले तो हम लोग अपना ही पूरा करते हैं काम, पर लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में बहुत सारा गेहूं ऐसा है जो कि हमारा जो है वो एक तरीके से बच जाता है और फिर बेकार भी होता है। तो इसके चलते बात की जाती है कि यहाँ पर एक तरीके से दुनिया में हम लोग ओनली 1% एक्सपोर्ट करते हैं। तो अभी ये बढ़ सकता है आने वाले टाइम में, ये बातें यहाँ पर की जा रही है। जो गेहूं की क्रॉप के बारे में अगर आप लोग बात करें, गेहूं एक कैसी क्रॉप है? अगर पूछे रबी क्रॉप है, जायद क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, तो ये याद रखिएगा ये एक रबी क्रॉप आप लोगों को देखने को मिलेगी गेहूं, ठीक है। ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, इनके ऊपर नोट्स भी प्रोवाइड करा चुका हूं। ये सारी चीजें अगर रेगुलर आप लोग रिविजन करते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो पीडीएफ होते हैं ना उसको आप लोग जरूर गो थ्रू होया कीजिए। अगर किसी दिन आप लोग का लेक्चर ही मिस हो जाता है ना, तो कम से कम पीडीएफ के थ्रू गो थ्रू जरूर हुआ कीजिए आप लोग यहाँ पर। और मंथली जो पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कराता हूँ वो जरूर देखा कीजिए, ठीक है। तो ये आप लोगों का काम है। मैंने यहाँ पर जो आप लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड करा देता हूँ टेलीग्राम पर, टेलीग्राम जाकर आप लोग देख लीजिएगा। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एसएलवीपीडिया, ठीक है। ये आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 33,000 मेंबर जुड़ चुके हैं यहाँ पर 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ही। काफी कुछ चीजें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। और ये चीजें ऐसी हैं कि आप लोग आते जाते कहीं मोबाइल खोल लिया, आप लोग फालतू की चीजें देखते हैं, उससे बढ़िया बैठ के यहाँ पर इसको देख लो, कुछ ना कुछ आप लोगों को प्रोडक्टिव चीजें देखने को मिल जाएगी। कल मैंने आप लोगों के लिए क्या पोस्ट किया था? कल मैंने आप लोगों के लिए पोस्ट किया था निबंध, यानी कि एस्से, ठीक है। आज आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगा जो जीएस पेपर 4 का क्वेश्चन आप लोगों का देखने को मिलेगा, जो कि एथिक्स से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो कंप्लीट स्टडी आप लोगों की देखने को मिलेगी, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो काफी अच्छे से बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं रेगुलरली। अगर आप लोग भी चाहें तो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने आंसर पोस्ट करते हैं, तो आप लोग भी यहाँ पर आप लोग भी जाकर देख सकते हैं और इसको अपना पार्ट बना सकते हैं अच्छे से, और एक दूसरे का आंसर भी एनालाइज कर सकते हैं। सीख कर ही इंसान आगे बढ़ता है और माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता है, तो ये याद रखिएगा। हमारी कंट्री दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पर एक्सपोर्ट करती है? अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो हमारी कंट्री बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, श्रीलंका, बाकी यूएई में तो हमारी देश होंगे, वो तो हमारी गेहूं खाएंगे, वो अपने ही कंट्री का, ठीक है। यमन, अफगानिस्तान में भी आप लोगों को देखने को मिला। हम लोगों ने पाकिस्तान के थ्रू बेसिकली पहुंचाने की बात की जा रही थी, काफी बड़ा माहौल बना, ठीक है। इंडोनेशिया, ओमान और मलेशिया, अभी नए लोग हमारे देश में ऐड होने वाले हैं, जिनको हम लोग वीट जो है एक्सपोर्ट करने वाले हैं काफी ज्यादा। तो ये तो बेसिक चीजें होगी आप लोगों से जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं थोड़ा सा, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा जो वीट है वो कौन प्रोड्यूस करता है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश जो है वो पहले नंबर पर सबसे ज्यादा वीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन प्रोड्यूस करता है? नॉर्मल सी बात है पंजाब करेगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर कौन है? ये भी नॉर्मल सी बात है हरियाणा करेगा, ठीक है। चौथे नंबर पर कौन है ये आप लोग बताइए, और 5वें नंबर पर कौन है ये बताइए। छठे नंबर पर है बिहार, ठीक है, और 7वें नंबर पर है गुजरात, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर गेहूं खाने वाले इंसान हैं और रोटी खाने वाले प्रेमी हैं आप लोग, तो इन राज्य में जाकर आप लोग रह सकते हैं, यहाँ पर प्रॉपर रोटियां मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो ना? मतलब कहने का मतलब ये कि आप लोग आराम से अपनी जिंदगी यहाँ पर जाकर व्यतीत कर सकते हो, ये इसका बेसिक पर्पज है बोलने का, ठीक है। और बाकी इसके लिए टेम्परेचर वगैरह बोले तो 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए जब बोने की टाइम आता है, काटने का टाइम आता है, जैसे कि अभी गेहूं कटाई आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टाइम होता है बेसिकली गेहूं का कटने का, अप्रैल के महीने में, अप्रैल के लगभग मिड में और एंड में आप लोगों को देखने को मिलता है।
तो यहाँ पर 21 से 26 इसके ज़्यादा आप लोगों को लगभग टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर काम बन पाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो कि पूछा जा सकता है, और रबी क्रॉप है, ये जरूर याद रखेगा। और हमारी कंट्री में ये अगर बात करिए, एक इंटरेस्टिंग चीज और बता देता हूं, आप भी क्या याद करोगे कि समीर से पाला पड़ा है। सबसे ज्यादा चावल के बाद में खाई जाने वाली फसल है गेहूं। ठीक है, सबसे ज्यादा चावल रेन के राइस खाया जाता है, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वीट खाया जाता है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग किसके प्रेमी हैं, चावल के या फिर गेहूं के? ठीक है, आप लोग बताइए। मतलब मैं दोनों खा लेता हूं, पर प्रेफरेंस में मेरा गेहूं रहता है। ठीक है मतलब रोटियां रहती हैं, उन्हें कहते हैं कि रोटियों के बिना काम नहीं चलता है, तो वो रहता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि चावल नहीं, चावल भी चल जाते हैं, पर लेकिन हाँ, रोटियां जो है प्रेफरेंस में रहती है। तो ये जो अभी है, इंडिया अगर यहाँ पर एक्सपोर्ट करने पर आ जाता है तो हम लोग काफी लार्ज स्केल पर चीजों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। उन देशों के लिए भी यहाँ पर अब तक एक्सपोर्ट नहीं किया है, तो इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, ये दो नए हमारी लिस्ट में भी ऐड होने जा रहे हैं। अब तक हमने जो एक्सपोर्ट किया था 2021-22 में 7.8 मिलियन, ठीक है, ये टन एक्सपोर्ट किया था। इससे पहले हम लोगों ने 2.1 मिलियन, पर ये आंकड़ा अब जो है वो 10 मिलियन एक्सपोर्ट हम लोग करने वाले हैं, और लगभग 3 बिलियन पैसे यानी कि रुपए यहां से कमाने वाले हैं। तो ये इसको देखेगा कौन? तो हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर एंड जो प्रोसेस्ड फूड जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो देखेगी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलकर, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके जो आज के डेट में यहाँ पर डायरेक्टर है, उनका नाम है तरुण बजाज। ठीक है, तो ये यहाँ पर चीजों को देखेंगे। कई सारे देश ऐसे हैं जो पहले से ना इंडिया का सामान नहीं खरीदा करते थे, वो बोलते थे इंडिया तो केमिकल यूज करता है और इंडिया की ये फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या, मतलब मैंने फालतू की चीजें लगाते रहते थे। अभी क्या हो गया, अभी यहाँ पर दिख गया कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। एक तरीके से जब दिखे ना इधर की, पता चला उधर यूक्रेन के साथ में स्थिति होगी, रशिया के साथ में स्थिति होगी, भूखे मरेंगे, अब रुपये का क्या करना है? तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, अब रुपये का कर लो, क्या करना है? गेहूं काम आएगा ना, अब उसी रुपये का यूज करके गेहूं खरीदेंगे। तो अभी किससे खरीदेंगे? इंडिया से खरीदेंगे। अब इंडिया का गेहूं जो है वो शुद्ध हो गया है, वो रामदेव जी का, मतलब एक तरीके से मुझे कहते हैं कि एक आयुर्वेदिक हो गया है। ठीक है, अब उसके अंदर कोई केमिकल नहीं है। मतलब वही है कि इंसान ना, जब इंसान के पास में ऑप्शन होते हैं ना, तब इंसान ऐसी हरकतें करता है। जिस इंसान के पास में ऑप्शन नहीं होते हैं, वो इसका ऐसी हरकतें नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को घर में बताऊं, जैसे मम्मियां जो है हमारी, वो मॉर्निंग में सुबह उठती हैं। ठीक है, सुबह को जैसे मम्मी उठ गई, उठने के बाद में अपना बेसिकली जो काम धंधा थोड़ा बहुत देखा जाता है, फिर दूध निकाला जाता है। ठीक है, जिनके गाँव में घर में जो आप लोगों को जानवर देखने को मिलते हैं, गाय भैंस, तो उसके बाद में फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। अगर इंसान के पास में एक ऑल्टरनेटिव हो कि चलो हाँ यार रहने देता हूं, मेरी जगह कोई और काम कर लेगा, वो नहीं उठेगा। ठीक है, पर लेकिन बात करें तो उनकी आदत बन चुकी है, वो रेगुलर उठते हैं और अपना काम करते हैं। और पिछले मतलब जब से मैं पैदा हूं तब से तो मैं देखता आ रहा हूं, मतलब ये नहीं कि पैदा होते ही देख लेता मतलब जब से मैं समझ मेरी अंडरस्टैंड हुई है, जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, तब से मैं देखता आ रहा हूं। तो इंसान के पास में अगर ऑल्टरनेटिव नहीं होता है तो एक तरीके से वो इंसान ढंग से काम करता है। ठीक है, और अगर कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा मम्मी पापा के पास में तो ऑल्टरनेटिव भी है, यानी कि बच्चे जवान हो गए हैं, अब वो चाहे तो अपना काम ना करे, वो बच्चों को बोलते हैं, पर वो फिर भी करते हैं। ये उनका प्यार होता है हम लोगों के लिए। ठीक है यार, ये दो ना ऐसे इंसान है इस धरती पर, मतलब इनका ना कोई मोल ही नहीं है। ठीक है, मैं बोलूँ आप लोगों ना, कोई बोले कि जान भी देकर इनका मोल चुका दो ना, तो भी आप लोग इन लोगों का मोल नहीं चुका पाओगे। मतलब ये मेरी पर्सनल राय है। ठीक है, आप लोगों की क्या राय है मैं नहीं जानता हूँ, पर मेरी पर्सनल राय ये है कि ये दो ऐसे इंसान होते हैं कि मतलब बोले ना कि भगवान चाहिए आप लोगों को, यार ये है भगवान। ठीक है, आप लोग यहाँ पर ढूंढो भगवान, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि अगर बात करें लिस्ट में कि सबसे ऊपर कौन आता है, तो सबसे ऊपर आता है बेसिकली माँ बाप। ठीक है, और माँ बाप हमारे पहले टीचर भी होते हैं, दूसरे नंबर पर मानते हैं टीचर आते हैं, और तीसरे नंबर पर भगवान आते हैं। तो भगवान भी अपने आप को तीसरे नंबर पर रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो भगवान बने थे उनके भी कोई ना कोई माँ बाप थे और उनके भी कोई ना कोई टीचर थे। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो जिंदगी में हमेशा रेस्पेक्ट के बारे में बात करें, मोटिवेशन आप लोगों को चाहिए, तो आप लोगों के आसपास ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। पर लेकिन आप लोग इग्नोर करते हो, घर की मुर्गी दाल बराबर रखते हो, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। तो उससे थोड़ा बाहर निकलो, तो आप लोगों को सारी चीजें जो है वो समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। आई होप कि ये बात जो है वो आप लोग समझ पा रहे होंगे, और इसको अंदर तक उतारोगे तो काफी इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहाँ पर समझ पाओगे। ठीक है, तो बेसिक चीजें, कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा जरूर। आगे यहाँ पर एक आर्टिकल जो है रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में आ रहा है, इसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। जो यहाँ पर अगर बात करें हमारी कंट्री में वोकल फॉर लोकल के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री में यहाँ पर अगर बात करें, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ये यहाँ पर 108 फीट ऊंची हनुमान जी की जो फिगर है यहाँ पर, ये अभी यहाँ पर बेसिकली स्टैचू जो है ये यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारी कंट्री में बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा ये बोला गया कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लोग बनाओ तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, लोकल प्रोडक्ट को यूटिलाइज करो। तो इसके अंदर भी यही बातें बोली गई। तो ये जो न्यूज आ रही है यहाँ पर, ये अहमदाबाद से निकल कर आ रही है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, गुजरात के अंदर में। तो यहाँ पर ये 108 फीट ऊंची हनुमान जी की जो स्टेचू है यहाँ पर, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। और मोरबी जो एग्जैक्ट लोकेशन है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कभी लंबी लंबी कई सारी स्टेचू आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, इनके बारे में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, लोकेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो इनके बारे में ये कुछ बातें हैं जो आप लोग जरूर याद रखिएगा।
कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इनको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल माइंड में क्रिस्टल क्लियर रख के आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है, ओके। तो यहां पर ये था बिल्कुल पॉइंट जिसके बारे में कोई डाउट नहीं रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक चीजें मैं आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आया हूं, जिसमें कई सारे बच्चों ने कई बार मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं, तो मुझे लगा इनको इंक्लूड करना चाहिए और इनसे आप लोगों के क्वेश्चन कई बार बनते हैं। तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा एक एक कर, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर बात करें टाइप ऑफ बिल्स होते हैं उनके बारे में आप लोगों से कोई पूछ ले तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। टाइप ऑफ बिल्स का मतलब क्या होता है कि कौन कौन से टाइप के बिल होते हैं। तो अगर नेम आप लोगों से कोई पूछे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर बोल सकते हैं यहाँ पर जैसे टाइप ऑफ बिल्स इन इंडिया ऑर्डिनरी बिल होता है, तो किस आर्टिकल के अंदर आता है 107 या 108 के अंदर में आता है, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो फाइनेंस से रिलेटेड मैटर नहीं होता है। तो यहाँ पर दूसरे जो भी मैटर होंगे, जैसे कि अगर बात करें कोई ऐसा कानून आ गया, अभी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में बात करा, तो ये ऑर्डिनरी कानून हो गया। तो यहाँ पर फाइनेंस के बारे में ज्यादा बातें नहीं की जा रही है, तो इसमें आप लोग काउंट कर सकते हैं। मनी बिल हो गया, जो कंप्लीट टैक्स के बारे में, पब्लिक पे कितना खर्च होना है उसके बारे में बात करेगा, तो ये मनी बिल होता है और आर्टिकल 110 के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को याद रखना है। एक यहाँ पर देखने को मिलता है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल जो होता है वो आर्टिकल 117 के अंदर आता है और आर्टिकल 117 का 1 और 2 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसमें फाइनेंशियल मैटर होते हैं पर वो नहीं होता है जो मनी बिल में कवर कर लिए, यानी कि जो मनी बिल में कवर हो चुके हैं उसके अलावा जो भी फाइनेंशियल मैटर होते हैं वो फाइनेंस बिल के अंदर में आते हैं। और चौथे नंबर का होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो कि आर्टिकल 368 यहाँ पर यूज करता है। तो इसके चलते संविधान में अगर आप लोगों को कोई संशोधन करने हैं तो उसके चलते आप लोगों को यहाँ पर ये पॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है। जब भी कोई संविधान में संशोधन किया जाता है तो ये वाला आप लोगों को यहाँ पर बिल जो है वो नजर आता है। अब ये तो हो गया टाइप ऑफ बिल्स। टाइप ऑफ बिल्स किसके नाम पर हो गया कि अच्छा ये बिल है, पर लेकिन दो टाइप के और होते हैं बिल जो कि आप लोगों को समझना है, जो लोगों के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं, जिसके बारे में याद रखिएगा। एक को बोलते हैं पब्लिक बिल और दूसरे को बोलते हैं प्राइवेट बिल। ये रिसेंटली अभी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो पता होना चाहिए। डायरेक्ट आप लोगों से बोल देंगे कि पब्लिक और प्राइवेट बिल में क्या डिफरेंस है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। पब्लिक का मतलब क्या होता है, जो बिल पब्लिक के द्वारा चुने गए नुमाइंदे यहां पर रखते हैं और वो भी मिनिस्टर होते हैं, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं पब्लिक बिल। जैसे कि मान लीजिए कल को चलकर जो है आप में से कोई एजुकेशन मिनिस्टर बन गया, ठीक है, और एजुकेशन में कोई रिफॉर्म लेकर आना है, उसके लिए कोई बिल रखना है, तो आप लोगों के द्वारा ही अगर बिल रखा गया जो एजुकेशन मिनिस्टर है तो वो पब्लिक बिल होगा। पर लेकिन मैं अपोजिशन में बैठा हूं, मुझे लगा एक तरीके से आप लोग एजुकेशन के लिए बिल ही नहीं लेकर आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी साइड से, मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, चुनकर गया हूं वहां पर लेकिन मैं मिनिस्टर नहीं हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यार ये बिल जो है इस तरीके से रखा जा सकता है, यहां पर इसमें काम किया जा सकता है, जनता के फायदे के लिए काफी अच्छा है, और मैं उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करने लगूं। हो सकता है मैं गवर्नमेंट का हूं, हो सकता है मैं अपोजिशन का हूं, पर लेकिन नॉर्मली ये रहता है अगर गवर्नमेंट का होगा तो फिर मतलब प्राइवेट मेंबर बिल नॉर्मली गवर्नमेंट का नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी यहां पर मिनिस्टर है ना, मिनिस्टर देखेगा। अगर मिनिस्टर काम नहीं कर रहा है तो फिर यहां पर दिक्कत हो गई ना कि आप तो किसी और को बिल दे दिया आप लोगों ने, तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है कई बार। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है, जो कि अदर देन मिनिस्टर करता है, यानी कि वो मिनिस्टर नहीं होगा और वो अपनी पार्टी से भी हो सकता है और वो दूसरे की पार्टी से भी हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन कई बार रहता है लोगों को, ये रहता है कोई बाहर का आदमी आकर बेसिकली बिल रख देता होगा, वो हो गया प्राइवेट मेंबर। नहीं भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, वो घर का ही आदमी होता है, ठीक है, मतलब एक तरीके से पार्लियामेंट के अंदर का ही आदमी होता है, तो बाहर का आदमी नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया ये। दूसरा है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में रूलिंग पार्टी। नॉर्मली इसमें बात करें तो ये आप लोगों को बताया मैंने कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑन पब्लिक मैटर में किस तरीके से आ रही है निकलकर। तो यहाँ पर ये रूलिंग की बात की जा रही है, यहाँ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ ग्रेटर चांस होता है पास होने, क्योंकि गवर्नमेंट रख रही है और गवर्नमेंट की मेजोरिटी है, और अगर गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं होगी तो गवर्नमेंट कैसी, आप लोग समझ सकते हैं। इसके चांस काफी कम होते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट नहीं रख रही है। अब गवर्नमेंट नहीं रख रही है तो उनकी बेइज्जती होगी, और कोई पास कर देगा तो वो रोकने की कोशिश करते हैं हमेशा इसको। देखिए पुराने टाइम पर हो जाता था काम, चलो सही है, हमारी कंट्री में जो पुराने नेता थे वो इन सब चीज़ों को रेस्पेक्ट करते थे, पर आज की डेट में नहीं भाई साहब, आज की डेट में ऐसा किसी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर आज की डेट में कौन पास करने देगा। ये इंट्रोड्यूस करना है तो 7 दिन का नोटिस होना चाहिए, पर लेकिन ये आप लोग को पता है यहाँ पर प्राइवेट टाइप का हो गया तो 1 महीने पहले बताना पड़ेगा भाई साहब हम लोग कोई ऐसा बिल लेकर आ रहे हैं। और बिल और कानून में डिफरेंस क्या होता है, जब तक वो बेसिकली इंट्रोड्यूस किया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर में, लोकसभा राज्यसभा के अंदर में, और उस पर प्रेसिडेंट के साइन नहीं हो जाते हैं, वो पास नहीं होता है कंप्लीटली, तब तक वो बिल रहता है, उसके बाद में एक्ट बनता है। तो यहाँ पर इसके लिए 7 दिन देने पड़ेंगे और इसके लिए आप लोग को 1 महीना देना पड़ेगा, ठीक है। ये जो ड्राफ्ट कहते हैं ये कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा ड्राफ्ट कहते हैं। ये जो ड्राफ्ट कहते हैं यहाँ पर जो मेंबर रहता है जो लेकर आता है, जैसे मैं लेकर आ जाऊं एजुकेशन में ये चेंज होना चाहिए, तो ये आप लोगों को बेसिकली देखने को मिलेगा। तो इसमें आप लोगों को पर्सनल चीजें ज्यादा रहेगी, जबकि यहाँ पर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के थ्रू यहाँ पर चीजें रहेंगी, वो काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो मेरा बेसिक पर्पज यहाँ पर ये बताने का था इसके पीछे, अभी यहाँ पर आप लोगों से कई बार आप लोगों ने चीजें देखोगे कि ये जो बिल है वो लैप्स हो गया। जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता हूं,
काफ़ी दिनों की एक पुरानी इन्फॉर्मेशन है, मतलब पुराने समय की बात है, ठीक है। और ये बात जो है लगभग आप लोगों को 10 को पुरानी देखने को मिलेगी, आज की बात नहीं है, पुराने समय की बात है। और ये भी तब की बात है जब हमारी कंट्री में आप लोगों से बात की जाए 2008 की, वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आया गया था 2008 में, ठीक है। तो 2008 में वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आया गया था, पर लेकिन ये जो रिजर्वेशन बिल था ये 15th लोकसभा थी उस टाइम पर, और वो 15th लोकसभा जो थी वो लैप्स हो गई थी। तो जो लोकसभा लैप्स हो गई वहां पर उस टाइम पर बेसिकली, तो ये बिल पास नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गया था। तो 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देने की बात की गई, पर लेकिन वो लैप्स हो गई लोकसभा। तो लोकसभा जो लैप्स हो गई, तो यहां पर अगर कोई बिल लैप्स होता है तो वो क्वेश्चन आप लोगों से अगर मैं पूछूं तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं कि कब कब कोई बिल जो है तो लैप्स होता है। लैप्स का मतलब होता है कि वो बिल पास ही नहीं होगा, अब वो बिल जो है वो खत्म हो जाएगा। अब पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन यहां से एग्जाम में बन चुके हैं, तो मैं यही कहता हूं कि टॉपिक को ऐसे तैयार कर लो कि चाहे लैप्स होता रहे चाहे कुछ भी होता रहे, वो आप लोग का टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। तो यहां पर बोला गया कि एक बिल जो है वो पेंडिंग रहता है लोकसभा में, ठीक है। तो मान लीजिए एक बिल जो है वो पेंडिंग है लोकसभा में, ठीक है, ए बिल पेंडिंग इन लोकसभा, ठीक है, तो वो लैप्स हो जाएगा। अगर लोकसभा जो है एक तरीके से जो लोकसभा है वो यहां पर लैप्स हो गई, तो ठीक है। एक बिल जो है वो पास कर दिया गया लोकसभा के द्वारा, बट पेंडिंग है राज्यसभा में, यानी कि लोकसभा के द्वारा पास कर दिया गया पर राज्यसभा के अंदर वो है पेंडिंग है, ठीक है। वो बिल भी यहां पर लैप्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नई वाली लोकसभा आएगी और नई वाली लोकसभा वो क्या वो अपने हिसाब से बिल को बनाएगी, तो यहां पर राज्यसभा के अंदर भले ही वो पड़ा हुआ है पर लेकिन लोकसभा के अंदर है तो लैप्स हो जाएगा। बात की जा रही है ए बिल नॉट पास्ड बाय 2 हाउसेज ड्यू टू द डिसएग्रीमेंट, यानी कि डिसएग्रीमेंट की वजह से दोनों हाउस के द्वारा पास नहीं किया गया। इफ द जो प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है कि ज्वाइंट सिटिंग यहां पर बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, यानी कि मान लीजिए कोई एक बिल है जिसके ऊपर ये बेसिकली, जैसे अब मैं आप लोगों से बात करूं, चलिए इसी के बारे में बात करते हैं, दूसरा उदाहरण क्यों लेते हैं। वुमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने की बात की थी 2008 में कि महिलाओं को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराओ, ठीक है, 30%। पर लेकिन ये जो बिल है ये बेसिकली पड़ा रहा, एक तरीके से डिस्कशन इसके ऊपर करने की बात की जाए, और मान लीजिए यहाँ पर प्रॉपर वे में आगे को लेकर इसको लाया नहीं गया, तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये कि प्रेसिडेंट को लगा कि यार ये पास नहीं होगा, तो प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट मीटिंग बुला ली यहाँ पर, ठीक है, ज्वाइंट सेटिंग बुला ली। और ज्वाइंट सेटिंग किसके तहत आती है आप लोगों को पता है ना, संविधान में कौन सा आर्टिकल है बताइए। चलिए ज्वाइंट सेटिंग किस आर्टिकल के थ्रू आती है, ये तो इतना क्वेश्चन है कि फ्रिक्वेंटली पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पर ज्वाइंट सेटिंग बुला ली प्रेसिडेंट ने, और यहाँ पर उस टाइम पर क्या हुआ, फिर आगे चलकर जो है ये डिसॉल्व हो गई लोकसभा, तो ये बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा, यानी कि आगे जो आएगा वो इसको उसी तरीके से कंटिन्यू करेगा, ये यहां पर लैप्स नहीं होने वाला है, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक बिल जो है वो पेंडिंग पड़ा है राज्यसभा में, पर लेकिन लोकसभा के द्वारा पास नहीं किया गया। तो देखिए राज्यसभा तो वैसे ही फिक्स है, अब ये तो लैप्स होती नहीं है, अब लोकसभा ये आ रही है चाहे दूसरी आ रही है, तो राज्यसभा की सेहत पर क्या फर्क पड़ रहा है। तो राज्यसभा ने अगर यहां पर ए बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट पास्ड इन लोकसभा, ठीक है, तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में याद रखिएगा। ये उल्टा हो गया, एक सेकेंड, कंफ्यूजन हो गया था, देखो ऐसे कंफ्यूजन भी हो जाता है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए बिल पास्ड बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा, मैं नोट यहां पर पढ़ना भूल गया, ठीक है। तो यहां पर लिखा है बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नोट पास्ड इन लोकसभा, लोकसभा में पास ही नहीं किया है, और अब लोकसभा जब पास ही नहीं किया है लोकसभा में, अब लोकसभा है चाहे एक चाहे दूसरी लोकसभा आ जाए, कल को तीसरी लोकसभा आ जाए, ये तो राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा है, और राज्यसभा क्या है, परमानेंट हाउस है हमारा, तो यहां पर ये बिल भी जो है वो लैप्स नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ऐसी है जो यहां पर क्वेश्चन बन जाता है। एक बिल जो है पास कर दिया गया दोनों हाउस के द्वारा, बट प्रेसिडेंट के सामने पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब तो भाई साहब दोनों हाउस ने मजे ले लिए उस बिल के, जितना भी इनको काम करना था कर लिया, ये भी लैप्स नहीं होने वाला है क्योंकि मेहनत से यहां तक पहुंचा है, ठीक है। तो ये भी लैप्स नहीं होगा, ये बिल्कुल है प्रीलिम्स और मेंस पास कर लिया, अब बस इंटरव्यू बचा हुआ है, ठीक है। ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। एक बिल जो है पास कर दिया गया दोनों हाउस के द्वारा, पर लेकिन रिटर्न कर दिया गया प्रेसिडेंट के द्वारा रिकंसिडरेशन के लिए, तो पास तो दोनों हाउस कर चुके हैं ना, अब रिकंसिडरेशन के तो कोई भी कर ले आके यहां पर उसको, तो ये भी लैप्स नहीं होगा। यानी कि लैप्स ओनली 2 कंडीशन में होगा, एक तो बिल लोकसभा के अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है तो लैप्स हो जाएगा क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो गई, दूसरा यहां पर पास कर दिया लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो नई लोकसभा आएगी तो फिर से बिल लेकर आएगी, तो 2 कंडीशन में यहां पर लैप्स होता है और 4 कंडीशन में लैप्स नहीं होता है। मतलब याद रखने के लिए 2 याद रखना कि इन कंडीशन में लैप्स होता है, बाकी कहीं पर भी लैप्स नहीं होगा। सीधी सीधी बात होगी ना, सीधी सीधी बात, नो बकवास। तो इस तरीके से आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन अगर पूछ ले कोई, तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी रहेगी, तो कोई भी डाउट आप लोगों को यहां पर नहीं होगा। तो इस तरीके से इनको आप लोगों को समझ के चलना है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, अगर कोई डाउट है तो बताइएगा जरूर, इसके बारे में फिर से क्लियर किया जाएगा। अब यहां से अगर कल को क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाए तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, क्योंकि ये काफी डिटेल में टॉपिक आप लोगों के सामने है जो कि आप लोगों को समझना चाहिए। जैसे मनी बिल हो जाता है और फाइनेंस बिल हो जाता है, अगर उसमें कोई डिफरेंस आप लोगों से पूछने लगे, तो सारी जो आप लोगों के सामने जो बेसिकली एक जिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया इस पीपीटी के थ्रू, इसको मैं टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर दूंगा, इसको अपने पास में आप लोग जरूर रखिएगा। जैसे मनी बिल होता है, मनी बिल जो होता है वो 110 आर्टिकल के साथ में डील करता है,
पर लेकिन फाइनेंशियल बिल दो कैटेगरी में होते हैं, फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल सेकंड। 1 वाला आर्टिकल 117 के 1 में आता है और सेकंड वाला 117 के 3 में आता है, ठीक है। तो यहां पे कंफ्यूजन में आप लोगों को डाला जा सकता है। ये जो डील है ओनली 110 के थ्रू यहां पर ये डील करेगा। अब यहां पर 110 में यहां पर ये डीलें कवर होगी। मान लीजिए मैं आप लोगों को बोलूं यार इतना काम मैं कर लूंगा, बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है। यानी कि जैसे मैं बोलता हूं ना कि लेक्चर तो मैं बना लूंगा, बाकी लेक्चर के साथ में क्या कर रहे हैं आप लोगों को, मान लीजिए लेक्चर में फीडबैक देना है, कमेंट करना है, या फिर लाइक करना है, डिसलाइक करना है, या शेयर करना है, जो भी आप लोग करने हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, लेक्चर में बना दूंगा। ये इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, क्योंकि यही मेरे हाथ में, बाकी आप लोगों के हाथ में। तो इसके चलते अगर बात करें यहां पर मनी बिल में जो कवर हो गया वो मनी बिल का है, बाकी जो बच्चा कुछ है वो यहां पर ये वाले देखेंगे, ठीक है। ये अगर बात की जाए यहां पर ये 117 आर्टिकल के साथ में डील करते हैं, और यहां पर ये मैटर जो जनरली बात की जा रही है जो यहां पर 110 के अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें उसके प्रोविजन के बारे में तो कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगी चीजें। तो इसमें से दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, ये डील करता है विद मैटर जनरल लेजिस्लेशन अलोंग विद द प्रोविजन 110 आर्टिकल। तो 110 आर्टिकल के साथ में कुछ प्रोविजन है जिनके साथ में मिलकर इसका काम किया जा सकता है, ठीक है। पर लेकिन जो 117 का 3 वाला है वो बात करता है कि बिल्कुल भी भाई साहब तेरे साथ काम नहीं करने, यानी कि कुछ कुछ प्रोविजन यहां पर देखने को मिल जाएंगे। ये दोनों भाई भाई हैं, थोड़ा सा पास में हो गया, ये थोड़ा दूर में है, तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा इसके साथ में, ठीक है। यहां पर एक तरीके से स्पीकर डिसाइड करता है इस बिल को, आप लोगों को देखना है यहां पर डिसाइडिंग अथॉरिटी स्पीकर होती है मनी बिल के बारे में, ठीक है। तो मनी बिल जो होता है यहां पर एक तरीके से मनी बिल है नहीं है, स्पीकर डिसाइड करेगा। यहां पर कोई सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इंट्रोड्यूस किया जाता है ओनली इन लोकसभा, ये भी ओनली इन लोकसभा, ये दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि ये मनी बिल से थोड़ा दूर हट गया ना, तो इसलिए दोनों हाउस में आ जाएगा। मनी बिल के बारे में बात करें तो ओनली आएगा लोकसभा के अंदर में। प्रेसिडेंट के बारे में बात करें, रिकमेंडेशन नीड टू इंट्रोड्यूस द रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट, यहां पर भी रिक्वायर है क्योंकि मनी से रिलेटेड मैटर है, पर लेकिन यहां पर नहीं है। ये कहता है कि मैं तो भाई साहब तुम लोगों से अलग हूं, तुम तो दोनों अलग आदमी हो, ठीक है, अलग पार्टी के आदमी हो तुम दोनों, ठीक है। बिल जो है इन राज्यसभा ये कैन नॉट बी अमेंड, यानी कि राज्यसभा कुछ कर ही नहीं सकती इस पे, इसको भी नहीं कर सकती, ठीक है, इसको भी नहीं कर सकती, कर सकती है ओनली, याद रखिएगा यहां पर आर्टिकल 110 जो है मनी बिल, उसमें राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती है, बाकी दोनों में यहां पर कर सकती है, ठीक है। कैन बी अमेंड और रिजेक्ट दोनों में कर सकती है, तो पावर है राज्यसभा के हाथ में। पावर ऑफ प्रेसिडेंट कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ठीक है, मनी बिल को, बट कैन नॉट रिटर्न टू इट रिकंसिडरेशन। पर लेकिन यहां पर क्या कर सकता है, यहां पर दोनों को कर सकता है रिकंसिडरेशन, यानी प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आया, लो भाई फिर से देखो इसको, बताओ क्या क्या दिक्कत है और इसको सुधार के वापस लेकर आओ। ज्वाइंट सेटिंग के बारे में बात करें तो याद रखिएगा ज्वाइंट सेटिंग का प्रोविजन यहां पर नहीं होता है, यहां पर ज्वाइंट सेटिंग हो सकती है और यहां पर भी ज्वाइंट सेटिंग हो सकती है। और याद रखिएगा ज्वाइंट सेटिंग जो होती है वो 108 आर्टिकल के थ्रू आप लोगों को, अरे यार ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन पूछा था मैंने अभी आप लोग फ्लो में निकल गया क्वेश्चन है, ठीक है, भूल जाना क्या बोला है मैंने, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन पूछूंगा, छोड़ूंगा थोड़ा ना। बजट बताइए, चलिए, ठीक है। बजट जो है हालांकि वो संविधान में लिखा नहीं है, उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो कौन से आर्टिकल में है यहाँ पर, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ा ना छोड़ दूंगा आप लोगों को, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, देखता हूं कौन कौन सही आंसर इसका देता है, ठीक है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर और देना चाहूंगा, एक क्वेश्चन है यहाँ पर बेसिकली, ये ऐसे क्वेश्चन जो है यूपीएससी में बड़ी जल्दी पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें जैसे मैंने अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में, हालांकि आप लोगों को बताया नहीं, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है, ठीक है, उसको मैं किसी दूसरी टाइम डिस्कस कर लूंगा डिटेल में। मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर लोकसभा में बिल को कैसे लेकर चलते हैं उसके बारे में, पर लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि बात करें यहाँ पर वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में अगर बात की जा रही है तो ये वो एक अलग बात होगी, पर लेकिन लोकसभा में अगर वुमेन की रिप्रेजेंटेशन आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आंसर इसका ये हो गया। वैसे आप लोग देखिए अभी यहाँ पर बोला जा रहा है कि 6th लोकसभा जो है उसमें लोवेस्ट रिप्रेजेंटेशन थी महिलाओं की जब से देश आजाद हुआ है, यानी कि जो 6ठे नंबर की लोकसभा थी उसमें सबसे कम रिप्रेजेंटेशन थी महिलाओं की, ये बोला गया है। दूसरा बोला जाए सिंस अगर बात करें यहाँ पर, अगर यहाँ पर बात की जाए 9th लोकसभा से जो रिप्रेजेंटेशन है महिला की वो इंक्रीज हो रही है, तो ये स्टेटमेंट है। नॉर्मली ऐसी स्टेटमेंट आप लोगों को गलती देखने को मिलती है, तो आंसर यहाँ पर ओनली 1 हो गया, ओनली 2 बोथ, या फिर नाइदर 1 नो 2। कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर ए बताया मैंने अभी यहाँ पर पहले सही है, क्योंकि देख यहाँ पर 6ठी जो लोकसभा थी वो कब बनी थी, आप लोगों को पता है हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी 1977 में, 1975 में, ठीक है, 77 तक रही थी। तो उस टाइम पर फिर जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनकर आई थी, ठीक है। तो उस टाइम पर महिलाओं के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया गया, क्यों, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने जो है इमरजेंसी लगा दी थी, तो सबसे कम रिप्रेजेंटेशन महिलाओं की उसी टाइम पर यहां पर देखने को मिली थी, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। पर लेकिन बात की जा रही है 9th के बाद में बढ़ती जा रही है, इनके द्वारा ये बोला गया महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे यहां पर 9th में 44, 9th में थी 28, फिर 36 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 44 हो गया, फिर 48 हो गया, पर लेकिन यहां पर आकर क्या हो गया, 45 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है बढ़ती जा रही है, ये बीच बीच में कम भी हुई है।
तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सरासर गलत है, उसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध यहाँ पर नहीं है, और अगर है भी तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूंगा एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में, जो कि आप लोगों को समझना है, और यहाँ से भी कई बार आप लोग क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। जो रिपोर्ट के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, और अगर क्वेश्चन कल को बन जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए अच्छा यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो समझिए इसको, यहाँ पर जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा हूं। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बने तो डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ओके, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में पूरा एक टॉपिक आप लोगों का ये कवर हो जाएगा अभी यहाँ पर, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जिससे अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया की जो रैंक है इसमें 140 है 156 कंट्री के अंदर से। आप लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं की क्या कंडीशन हमारे देश में। 112 थी यहां पर 2020 में। इंडिया जो है वो डिक्लाइन किया जा रहा है पॉलिटिकल इंपावरमेंट इंडेक्स के अंदर भी, जो कि 13.5% जो है पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ में डिक्लाइन कर रहे हैं यहां पर वुमेन मिनिस्टर, यहां पर 23% था यहां पर, अभी 2021 में ये 9% हो गया है। तो यानी कि ये भी दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंडिया की जो रैंक है वो 51 है वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। जब महिलाओं को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन के बारे में बात करते हैं तो 51वें नंबर पर आप लोगों को भारत नजर आएगा, ये समझ सकते हैं। अगर एजुकेशन अटेनमेंट के बारे में बात करें तो इंडिया की जो रैंक है वो 114 है, यानी कि एजुकेशन भी यहां पर लड़कियों को प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। इनकम ऑफ द वुमेन के बारे में बात करें तो हमारी जो कंट्री है एस्टिमेट अर्न जो इनकम ऑफ द वुमेन इन इंडिया इज ओनली 1/5 ऑफ द मैन, यानी कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो 25,000 कमा रहा है तो महिला आप लोगों को 5,000 कमाती हुई नजर आएगी। तो ये डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। और टॉप बॉटम यानी कि एक तरीके से जो नीचे से टॉप करने वाली 10 कंट्री है उसमें आप लोगों को इंडिया नजर आएगा। यहाँ पर हमारी कंट्री में महिलाओं की ये खस्ता हालत है, तो इसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि उनको इंपावर किया जा सके और साथ में लेकर हम लोग उनको आ सकें। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें अगर यहां पर बताया जाए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में, अगर आप लोग यहां पर बात करेंगे तो कई सारी और भी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर जो गैप रिपोर्ट है यहां पर ये पब्लिश की जाती है, किसके द्वारा? ये पब्लिश की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। 2006 में पहली बार पब्लिश किया गया, और इसमें यहां पर ये 4 एरिया पर फोकस करते हैं कि इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन कैसा है, महिला का क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एजुकेशन कितना मिल पा रहा है, हेल्थ में क्या चल रहा है उनका, और पॉलिटिकल इंपावरमेंट क्या है। ये 4 ऐसी डायमेंशन है जिसमें चेक करते हैं महिला और पुरुष के अंदर में क्या डिफरेंस है, और यहां से सारा खाका आप लोगों के सामने खुलकर आ जाता है। अगर बात करें ओवर इंडेक्स, द हाईएस्ट पॉसिबल जो स्कोर होगा वो 1 होगा, यानी कि इक्वलिटी की जब बात की जाए तो अगर एक इंडेक्स आ गया तो इसका मतलब है कि इक्वलिटी है काफी शानदार तरीके से, और लोवेस्ट जो होगा वो 0 होगा, इसका मतलब इनइक्वलिटी के बारे में आए तो 0, यानी कि बिल्कुल महिलाओं को ढंग से ट्रीट नहीं किया जाता है। तो इसके चलते यहां पर ट्रेस की जाती है प्रोग्रेस क्या है यहां पर वुमेन और मैन के बीच में, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को लेकर, जिसके बाद में फिर यहां पर इंडेक्स जो है वो तैयार किया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप लोगों से कोई पूछ ले यहां पर किसके बारे में, यह है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। 1971 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर इसका जनेवा स्विट्जरलैंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आप लोग बोल सकते हैं। इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। पॉलिटिकल, बिजनेस, कल्चर और अदर जो लीडर हैं सोसाइटी के अंदर वो भी देखने को मिलेंगे। अभी लेटेस्ट जो यहाँ पर ये देखने को मिली थी, इसके अंदर कई सारे इंडियन यूट्यूबर भी यहाँ पर गए हुए थे, तो इसका मतलब जो कि इन्फ्लुएंसर हैं, सोसाइटी पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं, उनको भी वहां पर बुलाया गया था। तो इसके चलते यहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर, जो कि मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया। तो ये जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोग के बन जाते हैं। इसी के साथ में रिपोर्ट के बारे में बात करें कौन कौन सी ये पब्लिश करते हैं, तो यहां पर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है वो यही प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है वो यही प्रस्तुत करते हैं। इसी के साथ में ग्लोबल आईटी रिपोर्ट है, यही प्रस्तुत करते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट अभी बताई दी आप लोग को, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। तो ये कुछ रिपोर्ट है, जो 5 रिपोर्ट आप लोगों के सामने मैंने रखी है, जो इन्हीं के द्वारा पब्लिश की जाती है। इसमें से अगर एक रिपोर्ट के बारे में आप लोगों से बात करूं, जो कि आप लोगों के सामने है यहाँ पर, अगर ये बात करेंगे ग्लोबल जो बेसिकली यहाँ पर आईटी रिपोर्ट के बारे में, ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है यहाँ पर, ये इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ में INSEAD और इसी के साथ में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के द्वारा मिलकर पब्लिश की जाती है। ठीक है, बाकी की ये अपने आप से पब्लिश इनके द्वारा की जाती है। तो ये सारी जो कहानी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है, इसमें से आप लोगों के अगर पुराने क्वेश्चन आप लोग उठाकर देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं और आगे भी आप लोगों के क्वेश्चन बन जाएंगे। कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट माइंड में क्रिस्टल क्लियर रख के चलना है। यहाँ पर बात की जा रही है, इंडिया ने जो अभी रिजेक्ट कर दिया गया WHO के द्वारा, बोला गया कोविड-19 की वजह से जो डेथ हो रही है उसका जो असेसमेंट किया जा रहा है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया। यानी कि इंडिया बोल रहा है कि हम लोग अपने आप काउंट कर लेंगे हमारे देश में कितने लोगों की जान गई है,
तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है हम लोग को मेथड, तुम तो बदतमीजी काटते हो, ठीक है। चलिए जो भी है। बाकी रसिया जो है उसने बैन कर दिया है यूके के प्रेसिडेंट को, क्योंकि यूके के प्रेसिडेंट जो थे अभी यहाँ पर यूक्रेन में घूमने गए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यूक्रेन में घूमने गए तो यहाँ पर रसिया ने बैन कर दिया एंट्री ब्रिटिश पीएम की, और यहाँ पर एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है, ठीक है। यमन जो है यहाँ पर वो हुतई कम्युनिटी के द्वारा चलाया जा रहा है। तो यूएसए जो है अभी क्या कर रहा है, रेड सी के अंदर में अपनी टास्क फोर्स भेज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली उसके चलते यमन जो है वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यूएसए बदतमीजी काट रहे हैं, कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया की सपोर्ट में आप लोग बोल सकते हैं। अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो यहाँ पर यमन हो गया, ये सऊदी अरेबिया हो गया। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो मैं बेस्ट क्वेश्चन भी अगर बने कल को तो माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। किम जोंग उन जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा डिसिप्लिन अगर कहीं है तो है नॉर्थ कोरिया में, ठीक है। ये इंसान ऐसा ये बोलता है सावधान विश्राम, तो सब सावधान विश्राम हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझते हैं क्या बदतमीजी काटता है, ठीक है। तो काफी बड़ी बात है। बाकी एक आर्टिकल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेज पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। हालांकि जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाला आर्टिकल था वो भी साइंस एंड टेक के साथ में आप लोग इंक्लूड करके चल सकते हैं। तो ये भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग नहीं, जैसे थार्ड के बारे में बताया तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोग इसको इंक्लूड करके चल सकते हैं। अभी यहाँ पर बात की जा रही है फोर्टिफाइड राइस के बारे में, या फोर्टिफाइड बेसिकली अनाज के बारे में। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने फोर्टिफाइड राइस के बारे में आप लोग को पढ़ाया था, तो वहां पर क्या था, चावल को उठाया, उनको पीस दिया, पीसने के बाद में उनका आटा बना दिया, फिर उसके अंदर बेसिकली जो भी प्रोटीन वगैरह है, विटामिन वगैरह वो मिक्स कर दिए। और उसके बाद में आप लोग को देखने को मिलेगा मिक्स करने के बाद में प्रोटीन और विटामिन, जो भी विटामिन वगैरह मिक्स करने हैं, फिर से उसको चावल की शेप दे दी, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली फोर्टिफाइड राइस। तो ऐसे कोई भी फोर्टिफाइड हम लोग अनाज बना सकते हैं। इससे क्या रहेगा, हम लोग जनता को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर प्रोटीन, एक प्रॉपर पोषण प्रोवाइड करा सकते हैं। तो उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। इवन आयरन रिच भी हम लोग खाना यहाँ पर बना सकते हैं, जो कि महिलाओं को खासकर अगर बात करें, पीरियड साइकिल होती है और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उनमें काफी कमी पाई जाती है हीमोग्लोबिन की। तो उसके चलते यहाँ पर काम किया जा सकता है। तो ये काफी अच्छा तरीका आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया रखिएगा इसके बारे में। बाकी आज का सुडोकू है, ये 5 का है। देखता हूं कौन कौन यहां पर इसको अटेम्प्ट करता है। और ये है बेसिकली कल के सुडोकू का आंसर। कल का भी पोस्ट कर दूंगा, टेलीग्राम पर पोस्ट करना माइंड से निकल गया तो उसको भी मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो कैसा रहा आज के डिस्कशन जरूर बताएगा, और पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पर यहां पर मिल जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, एक बार देख लीजिए क्या क्या डिस्कस किया, फिर आप लोग बोलते हो ये सारा जो माल पानी हम लोगों ने डिस्कस किया उसके बारे में आप लोगों के सामने यहाँ पर चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में काफी डिटेल में मैंने आप लोगों को सारी बातें बता दी है। कोई भी डाउट अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए, जो बातें मैंने आप लोगों को समझाई है, ठीक है। इसी के साथ में जो क्वेश्चन भी आप लोगों से डिस्कस किए हैं वो क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग देखना, ठीक है। थर्ड सिस्टम भी मैंने आप लोगों को बता दिया, S400 सिस्टम के बारे में हम लोगों ने बातें कर ली। इसी के साथ में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बिल्स के बारे में बताई, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे प्रेजेंट किया जाता है, क्या क्या है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हो गए आप लोग के, जो कि आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया यहाँ पर आप लोगों से, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बेसिकली एक्सपोर्ट इंडिया करता है गेहूं वगैरह, वो सारी बातें हम लोगों ने जानी, कैसे कैसे क्या चल रहा है। हनुमान जी की स्टेचू के बारे में, इसी के साथ में WHO की ये सब चीजें। तो ये भी एक एक दुक्के पॉइंट थे, इक्का दुक्का, जो कि हम लोगों ने डिटेल में समझे। तो कैसा रहा आज का डिस्कशन जरूर बताना और फीडबैक देकर जरूर जाना। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।